वेलकम अगेन वंस अगेन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जो कि है हमारा फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस पार्ट ऑफ द वीडियो में हम समझेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स, कि सॉइल रिसोर्स क्यों है। सबसे पहले तो आप जानिए कि इंडिया जो है हमारा, वो आप ऑलरेडी जानते हैं, इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा हुआ है कि इंडिया जो है वो हमारा लार्जली एग्रीगेरियन कंट्री है। हमारी जो इकोनॉमी का मेजर पार्ट जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सॉइल हमारे लिए तो बहुत बड़ा रिसोर्स डेफिनेटली है। क्लियर? तो यहाँ से हम देखेंगे कि सॉइल को हम रिसोर्स क्यों कंसिडर करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका वो 3 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू में आता है। व्हाई सॉइल इज कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स, डिपेंडिंग अपॉन 5 मार्क्स में भी आ सकता है। जिस हिसाब से पूछा गया है आपने उतने ही पॉइंट्स उसमें देने हैं। सॉइल को हम रिसोर्स क्यों कंसिडर करते हैं? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, अपने आप को रिन्यू कर रहा है। कहीं सॉइल बन रही है, कहीं सॉइल टूट रही है, कहीं बन रही है। वेदरिंग का प्रोसेस, एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन लगे हुए हैं सॉइल को कहीं से तोड़ने में, कहीं से बनाने में, अपने आप रिन्यू हो रहा है। लेकिन एक पेस है एनवायरमेंटल फोर्सेस का काम करने का, वो अपने पेस पे काम करेंगी। जिस हिसाब से हम सॉइल को डिग्रेड कर रहे हैं वो मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हमें सॉइल को कंजर्व करना है। और सॉइल रिसोर्स इसलिए है क्योंकि वो हमारे बहुत से कामों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या काम है वो हम धीरे धीरे समझेंगे। राइट, इट इज अ मीडियम ऑफ plant growth and supports different types of living organisms on the earth। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो हमारा मीडियम है प्लांट ग्रोथ का। आप ट्रीज की बात करो, किसी भी फॉर्म ऑफ वेजिटेशन की बात करो, चाहे आप पूरे फॉरेस्ट की बात कर रहे हो, चाहे आप घर में लगे हुए गमलों की बात कर रहे हो, तो सॉइल जो है हर जगह आपके जो पौधे हैं उनको एक ग्रोथ का मीडियम प्रोवाइड करते हैं। और वो मीडियम है जो ह्यूमस कंटेंट रहता है आपकी सॉइल में। जब हम सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। राइट, देन जो क्वेश्चनेबल पॉइंट है वो है इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म दिस फ्यू सेंटीमीटर्स लेयर ऑफ सॉइल। मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं इस छोटी सी लेयर को बनने के लिए। आप अगर सॉइल का पूरा प्रोफाइल देखेंगे तो बहुत डीप है आपका सॉइल का प्रोफाइल, लेकिन हम बेडरॉक को सॉइल नहीं कंसिडर करते। सिर्फ इतना सा ह्यूमस का ऊपर का पार्ट है और इस इतने से सेंटीमीटर ऑफ लेयर को बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। देन सॉइल की रेफरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का होना बहुत जरूरी है जो सॉइल के फॉर्मेशन में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आप देखेंगे रिलीफ। रिलीफ का मतलब है कि किस तरीके की टोपोग्राफी है, किस तरीके की टेरेन है जहां पर सॉइल बन रही है, मतलब लैंड कैसी है जहां पे सॉइल बन रही है। अगर आपकी टेरेन यूनिफॉर्म होगी तो यहाँ पे आपकी जो सॉइल है वो कंपैरेटिवली डीप बनेगी, फर्टाइल बनेगी, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल लैंड होने की वजह से न्यूट्रिएंट्स को जमा होने में काफी टाइम मिल रहा है और न्यूट्रिएंट्स इजीली वॉश अवे नहीं हो रहे हैं। उसके कंपैरिजन में अगर ढलान होगी, स्लोप होगी, तो वहां पर आपकी सॉइल जो है वो कंपैरेटिवली फर्टाइल कम होगी, क्योंकि ढलान की वजह से न्यूट्रिएंट्स जो है वो वॉश अवे हो जाते हैं डिफरेंट एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन के साथ। जैसे रनिंग वाटर है, वो काफी सारे न्यूट्रिएंट्स को वॉश अवे कर रहा है, या फिर विंड है, वो स्लोप की वजह से वॉश अवे हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, जिस वजह से कंपैरेटिवली आपको माउंटेनियस रीजन में सॉइल कम फर्टाइल मिलेगी और जो आपका प्लेन सरफेस होगा वहां पे आपको सॉइल जो है अच्छी फर्टाइल मिलेगी। मैं कंपैरेटिव बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि माउंटेनियस रीजन की सॉइल फर्टाइल नहीं होती, बट अगर आप यूनिफॉर्म स्लोप और स्लोपी टेरेन को कंपैरिजन करेंगे तो आपकी स्लोपी जो टेरेन होगी वहां पे सॉइल आपको कम फर्टाइल मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक या बेड रॉक एक ही चीज होता है। पेरेंट रॉक का मतलब क्या होता है? अब देखिए, आप अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो आपके पेरेंट्स में हैं, राइट? तो पेरेंट रॉक और बेड रॉक का मतलब है कि किस मटेरियल से रॉक बन रही है, किस मटेरियल से रॉक की
ओरिजिनेशन हो रही है, कौन सा मटेरियल है जो वेदर्ड अवे होगा जिससे फर्दर रॉक बनेगी। तो अगर वो अच्छी रॉक है तो जाहिर सी बात है उससे बनने वाली सॉइल भी फर्टाइल होगी, और अगर वो खराब किस्म की रॉक है तो उससे वैसी ही रॉक आगे बनेगी। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका क्लाइमेट। आप देखिए क्लाइमेट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे फैक्टर्स को सपोर्ट करता है जो फर्दर सॉइल फॉर्मेशन में आपकी मदद करेंगे। क्लाइमेट से आपकी वेजिटेशन डिटरमिन होती है, जो आपका क्लाइमेट है वो आपकी वेजिटेशन डिटरमिन करेगा। अगर वेजिटेशन अच्छी होगी तो एनिमल लाइफ भी अच्छी होगी, फ्लोरा एंड फ्लोना जहां अच्छा है वहां पर आपकी सॉइल बाय डिफॉल्ट ही अच्छी बनेगी, क्योंकि जितना भी डेड एंड डीकेड मटेरियल अर्थ सरफेस में जाएगा, सड़ेगा, गलेगा, उतना ही ज्यादा ह्यूमस बनेगा। तो आप क्लाइमेटिकली अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो आप ये देखिएगा, इंडिया के मैप की रेफरेंस में हम इसको समझते हैं। सिंपल सी बात आपके बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी कि आप देखिए यहाँ पे इस एरिया में अच्छी खासी वेजिटेशन है क्योंकि बारिश अच्छी है, तो डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है। उसके कंपैरिजन में अगर आप इस एरिया की बात करेंगे तो ये ड्रायर रीजन है, स्कैंटी रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशन। अब स्कैंटी वेजिटेशन क्यों? क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, फ्लोरा नहीं है, फौना नहीं है, तो यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन भी जो है वो आपकी सॉइल फॉर्मेशन भी आपकी जो है बहुत अच्छी यहाँ पे नहीं रहेगी कंपैरेटिवली। इज इट क्लियर? सो दिस इज वन सच फैक्टर जो आपका डिटरमिन करेगा कि सॉइल फॉर्मेशन जो है वो कैसी होगी, क्लाइमेट। देन वेजिटेशन जो है वो आपका मल्टीपल तरीकों से काम करती है। वेजिटेशन जहां सॉइल को कॉम्पैक्ट रखती है, सॉइल इरोड अवे नहीं होने देती, वहीं जो वेजिटेशन की रूट्स है जब वो सॉइल में पेनिट्रेट करती हैं तो वो कहीं ना कहीं वेदरिंग को भी फैसिलिटेट करती हैं। मतलब पेनिट्रेट करने का मतलब है कि जब वो सॉइल के अंदर डीप जाती हैं तो वो सॉइल को डिसइंटीग्रेट भी करती हैं और वो वेदरिंग के प्रोसेस को फास्टन अप करती हैं। साथ के साथ में आप देखेंगे कि जिस एरिया पे सॉइल कवर पे वेजिटेशन प्रेजेंट नहीं होगी तो वो इजीली वॉश अवे भी हो जाता है। तो वेजिटेशन जो है सॉइल की रेफरेंस में दोनों ही तरह से एक्ट करती है, उसे इरोड अवे होने से बचाती भी है और रूट्स पेनिट्रेट करके कई बार सॉइल को जो है वेदरिंग के प्रोसेस को भी फास्टन अप करती है। उसके बाद आपके अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ आ गए। अदर फॉर्म ऑफ लाइफ में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए। आप कोई सॉइल को उठा के देखो, इसको माइक्रोस्कोप के अंडर अगर आप देखोगे तो ना जाने कितनी तरह का आप ये मानो कि आपको एक अलग ही दुनिया उस सॉइल में बसी हुई मिलेगी, राइट। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं बहुत मदद करते हैं आपके सॉइल को एक्चुअल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में। टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमने अभी राजस्थान का एग्जाम्पल लिया था, तो आप राजस्थान की रेफरेंस में ये समझिए कि वहाँ वेजिटेशन जो है वो नील के बराबर है, रेनफॉल मॉइस्चर नहीं होता है। तो लेकिन आप एक बात जान के हैरान होंगे कि राजस्थान जैसे एरिया में सॉइल बहुत जल्दी बनती है, राइट। सॉइल वहां जल्दी क्यों बनती है? क्योंकि वहां पे ड्यूनरल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। और ड्यूनरल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? एक ही दिन में दो अलग तरह के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। सैंड है, सैंड गर्म भी जल्दी हो जाती है और ठंडी भी जल्दी हो जाती है, जिस वजह से वहां पे ऑल्टरनेट टेम्परेचर्स की वजह से एक्सफोलिएशन और क्विक वेदरिंग की वजह से वहां पर सॉइल जो है जल्दी बनती है। लेकिन टाइम फैक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब टाइम ज्यादा लेगी सॉइल फॉर्मेशन होने में तो सॉइल आपकी फर्टाइल होती है, और जब टाइम कम लगता है तो सॉइल जो है वो आपकी कम फर्टाइल होती है। इसीलिए राजस्थान में सॉइल बन तो जल्दी जाएगी लेकिन वहां की सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन द टेम्परेचर, ये राजस्थान की रेफरेंस में बहुत बढ़िया जाता है। एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर्स contribute to the formation of soil. Chemical and organic changes which take place in the soil are equally important. Soil also consists of organic
ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करती है, जैसे कि आपके एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन, आप वेदरिंग का प्रोसेस देख लो, उसका कंबाइंड जो प्रोसेस है आपका ब्रेकिंग डाउन, ट्रांसपोर्टिंग, डिपोजिशन, ये कंप्लीट सॉइल फॉर्मेशन का ही तो प्रोसेस हो रहा है। तो ये कौन फैसिलिटेट कर रहे हैं? आपका माउंटेनियस रीजन में रनिंग वाटर है, आपके डेजर्ट एरिया में विंड फैसिलिटेट करती है, या फिर आपका जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे सी वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट माउंटेनियस रीजन में आपके ग्लेशियर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये एजेंट्स जो हैं ये भी कॉन्टिन्यूसली सॉइल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम सॉइल को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है और इसके लिए हम पैरामीटर्स यूज करते हैं। सॉइल का कलर कैसा है, उसका कंटेंट क्या है, उसका टेक्सचर कैसा है, कितने सॉइल के पार्टिकल्स का साइज क्या है, तो ये सारी चीजें हमें सॉइल की क्लासिफिकेशन करने में जो है मदद करता है। तो आप ये देखिए, ये आपका जो सिर्फ इतना सा यहाँ पे पोर्शन है ये आपका सॉइल है, और अगर आप सॉइल को डिफाइन करोगे तो इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस दैट कंटेन्स ह्यूमस विच प्रोवाइड्स फर्टिलिटी टू द सॉइल। तो ये आप इमेजिन कीजिए कि सिर्फ इतनी सी लेयर बनने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स अगर लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। आप ये प्रोफाइल देख सकते हैं, दिस इज योर सब सॉइल पेरेंट मटेरियल। दिस पार्ट ऑफ योर सॉइल विल डिटरमिन कि आपके सॉइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया है। हमने अभी क्या समझा है, कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल की फॉर्मेशन डिटरमिन करते हैं। 5 पॉइंट्स will be more than enough, right? Moving next is, अब हमने समझना है कि इंडिया में कौन सी सॉइल जो है वो हमें मिलती है। आप क्लियरली, ये मैप आपकी बुक में दिया हुआ है, सॉइल का जो मैप है वो हम सेपरेटली करेंगे एक अलग वीडियो में, जिसमें हम कंप्लीट मैप वर्क भी देखेंगे, राइट? अगर आप देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरली दिया हुआ है फॉरेस्ट सॉइल, द रीजन इज ऑल्सो वेरी क्लियर, देन एलुवियल सॉइल, हियर रेड सॉइल सॉरी, ये देखिए रेड सॉइल ऑलरेडी रेड में मार्क्ड है, ब्लैक सॉइल द सेंट्रल पार्ट ऑफ योर इंडिया, देन लेटराइट सॉइल समवेयर इन पैचेस में प्रेजेंट है। कैसे बनती है बाद में हम जानेंगे। एरिड सॉइल टुवर्ड्स द डेजर्ट एरिया, राइट? दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो हमारी इंडिया में पाया जाता है। अब आपको जो क्वेश्चन इस रेफरेंस में आएगा वो कॉमन क्वेश्चन है सारी ही सॉइल्स के रेफरेंस में, जहां पर आपको क्वेश्चन या तो 3 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू में आएगा या फिर आपका क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। 3 मार्क्स में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने सॉइल के देने हैं, 5 मार्क्स में अगर आया तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देने हैं। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर आ सकता है वो है कंपैरिजन का। मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द सॉइल फाउंड इन नदर्न प्लेन एंड द सॉइल फाउंड इन द प्लेट्यू रीजन। तो वहां पर आप, या फिर क्लियरली भी दे सकते हैं, मेक अ कंपैरिजन बिटवीन एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, राइट? तो ये कॉमन क्वेश्चन अब आपका एंड तक चलेगा, जिसमें आपने सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में हमारा एलुवियल सॉइल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लार्ज स्केल एरिया को कवर करता है और सबसे फर्टाइल सॉइल जो है ये आपकी कंट्री में पाई जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये सॉइल बनती कैसे है, राइट? बनती कैसे है के लिए हम वापस आपके मैप पर जाएंगे, तो आप देखिएगा कि इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर्स, आपकी जो 3 मेन नदियां हैं, इंडस रिवर है आपकी, यहाँ गंगा रिवर आपकी बहती है, और इधर से आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके कॉम्बिनेशन से, उसके इंटरप्ले से ये फर्टाइल सॉइल आपकी बनती है। माउंटेनियस रीजन से, जो आपकी माउंटेन्स हैं, वहां से ये नदियां बहती हुई अपने साथ इतने न्यूट्रिएंट्स को लेकर आती है, और जैसे ही आपकी स्लोप यूनिफॉर्म हो जाती है नॉर्थ इंडिया में आते हुए, फुट हिल्स में आपके हिमालयाज के नीचे का जो एरिया है वहां पर आते ही ये सारी नदियां इस सॉइल को यहाँ पर डिपॉजिट करती है। एंड बिकॉज ये माउंटेनियस रीजन से आ रही हैं तो ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, क्योंकि इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इज इट क्लियर? तो आपकी एलुवियल सॉइल जो है वो हमारी 3 मेजर नदियों के कारण बनती है, जो कि है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इनके फीचर्स हम देखेंगे। एलुवियल सॉइल, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस पोर्शंस ऑफ सैंड,
सिल्ट एंड क्ले। सैंड भी मिलेगी आपको इसमें, सिल्ट भी मिलेगी और क्ले भी मिलेगी, राइट। तो ये क्योंकि इसमें हर तीनों तरह की मेन मिट्टी आपको मौजूद मिलेगी, इसलिए ये बहुत फर्टाइल होती है। और डिपोजिशन जो है आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से सॉइल को डिपॉजिट किया जाता है। एक एरिया आप अगर याद है आपको, न्यूअर एलुवियम और ओल्डर एलुवियम का कॉन्सेप्ट जो है खादर बांगर, तो जो ओल्डर एलुवियम रहेगा वहां पे आपका कंपैरेटिवली जो बोल्डर्स का साइज है वो बड़ा रहता है, और जो आपका न्यूअर एलुवियम है वो हर साल रिप्लेनिश होता है, इसलिए वो बहुत फर्टाइल माना जाता है। ओवरऑल एलुवियल सॉइल कहीं की भी हो वो फर्टाइल होती ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एलुवियल सॉइल जो है वेरी फर्टाइल, ओके वी हैव अंडरस्टूड। मोस्टली दीज सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन, इसमें आपको पोटैश भी मिलेगा, फॉस्फोरस भी मिलेगा, लाइम भी मिलेगा, और ये आइडियल रहता है कुछ एक क्रॉप्स के लिए, लेकिन ओवरऑल एलुवियल सॉइल पे हर कोई क्रॉप जो है वो उगाई जा सकती है, राइट। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। इसका क्या मतलब है, आप वैसे भी देखिएगा अपनी फिजियोग्राफी में, ये जो नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन्स का जो रीजन है, ये वैसे भी सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला एरिया है, राइट। तो इसको इंटेंसिवली कल्टीवेट किया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा इस पे कल्टीवेशन की जाती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया। और आप देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे जो एरिया है वो वैसे भी एग्रीकल्चरली फ्लोरिश कर रहे हैं, और वो हमारे जो फूड सप्लाई है इंडिया की उसको मेंटेन करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। देन soil in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. कुछ एरियाज में जहां पर ये सॉइल, इसका जो पीएच बैलेंस है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है एल्कलिनिटी की तरफ, तो वहां पर जब इरिगेशन फैसिलिटीज दी जाती है तो ये सॉइल जो है अच्छे रिजल्ट्स जो है दे रही है, क्योंकि ओवरऑल ही ये सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्टाइल है अपने आप में। तो यहां से आपको क्वेश्चन वही जो मैंने पहले बताया, आइदर 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट सॉइल की तरफ हम मूव करेंगे जो कि है आपकी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है उसको सबसे पहले जानिए रेग्यूर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, या फिर उसे हम ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल, और which soil is also called रेग्यूर सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल। 1 मार्क क्वेश्चन आपका यहाँ से ये आता है। ब्लैक सॉइल जो है वो एक्सट्रीमली क्लेई सॉइल रहती है, एक्सट्रीमली क्लेई सॉइल रहती है। अब आप देखिएगा क्लेई सॉइल होने की वजह से ये इस तरीके की, ये पिक्चर आपकी बुक से ली हुई है, आप देखिएगा क्लेई सॉइल होने की वजह से जो ड्रायर टाइम पीरियड रहता है आपके कंट्री में मॉनसून के आने से पहले, क्लेई सॉइल जो है इस तरीके के क्रैक्स डेवलप करती है, क्योंकि ये क्लेई सॉइल है तो इसमें इस तरीके से क्रैक्स डेवलप होते हैं। और जब मॉनसून का फर्स्ट शावर होता है तो ये क्लेई सॉइल जो है मॉइस्चर को बहुत डीपली रिटेन करती है। तो क्लेई सॉइल की एक प्रॉपर्टी ये है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि इट हैज अ वेरी गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। लेकिन मॉनसून के शावर के बाद जब पहली बारिश होती है उस वक्त जो क्ले, अगर आप जनरली भी देखो, बच्चे खेलते हैं ना क्ले से, तो अगर आप जनरली भी देखो क्ले में अगर आप पानी की बूंदे लगाएंगे तो वो बहुत ही चिपचिपी चिकनी मिट्टी बन जाएगी। वही कंडीशन यहाँ पर होती है कि ये जो क्रैक्स है ये पानी को रिटेन कर लेते हैं अपने अंदर, और उसके बाद इस पे काम करना मुश्किल हो सकता है अगर आप इमीडिएटली इसके ऊपर प्लॉइंग नहीं करेंगे। सॉइल की मिक्सिंग होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद आपकी फील्ड जो है काम करने के लिए रेडी हो जाती है। और इन क्रैक्स का डेवलप होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एरियनेशन मतलब जो एयर है उसको सॉइल में मूव करने के लिए मदद करती है। आप देखोगे गमले जब बिल्कुल पूरे जम जाते हैं, घरों में गमले जो हैं उसकी गुडाई होना क्यों जरूरी है, क्यों, आपकी एयर जो है वो पास होना बहुत जरूरी है। और इसलिए सेम तरीके से ये आपकी ब्लैक सॉइल भी बिहेव करती है। क्लेई है इसलिए क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। यही सेम फीचर्स आप देखिएगा मैंने आपको जो बता दिए वो रिटर्न में भी है। दे आर वेल नोन फॉर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, एडिशन दे आर रिच सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम इसमें अच्छा होता है, कार्बोनेट अच्छा होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाइम मिलेगा,
एंड जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। आपकी जो एलुवियल सॉइल थी वो फॉस्फोरिक कंटेंट में सरप्लस थी, इसमें आपको डेफिशिएंसी मिलेगी, और ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन ये इसमें डीप क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये आपका ब्लैक सॉइल है जो कि कॉटन ग्रोइंग एरियाज में आपको मिलेगी, क्योंकि कॉटन कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल जो है वो बहुत फर्टाइल रहती है। आई होप ये भी क्लियर हो गया है। सेम क्वेश्चन, 3 मार्क्स 5 मार्क्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट आपकी जो सॉइल टाइप है वो है आपकी रेड एंड येलो सॉइल। आप देखिए, आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं ना, कलर से ही पता चल रहा है रेड एंड येलो सॉइल। तो आई नो आप केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि जो रेड इसका डिफ्यूजन है, रेड इसकी जो रेड कलर है वो इसमें इसलिए है क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट जो है वो अच्छी मात्रा में मिलता है। और येलो सॉइल, येलो कलर जो है वो इसका हाइड्रेटेड फॉर्म में जब ये सॉइल होती है, दैट मीन्स जब इस पे बारिश पड़ती है, पहले ड्रायर फॉर्म में ये रेड होगी, जब इसमें बारिश पड़ेगी तो फिर इसका कलर चेंज होके येलो हो जाता है, इसलिए इसको रेड और येलो सॉइल कहा जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे एक नजर डालते हैं। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, राइट। 1 मार्क क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रेड सॉइल जो है किस रॉक टाइप से बनती है। सो इग्नियस क्रिस्टलाइन एंड इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, लो रेनफॉल के एरिया में ये पाई जाती है। येलो एंड रेड सॉइल आर आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न। ये हम मैप पे जब करेंगे तो दिस पॉइंट विल बी मोर क्लियर टू यू एट दैट टाइम। These soils develop reddish color due to diffusion of iron and crystalline and metamorphic rock. It looks yellow when the color is in hydrated form. तो जब पानी इस पे पड़ेगा तो ये येलो होता है, अदरवाइज ये रेड होता है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इट। आपने देखा ना, आयरन पे भी जब पानी पड़ता है तो वो कैसे अपना रेड कलर छोड़ देता है, रस्ट होना शुरू हो जाता है, उसके रस्टिंग का कलर जो फैल के वो रेड हो जाता है। तो वही आयरन के डिफ्यूजन की वजह से ये भी रेड दिखती है। द फाइन ग्रेन्ड रेड एंड येलो सॉइल इज यूजुअली फर्टाइल while the coarser grained soil, फाइन ग्रेन्ड सॉइल का क्या मतलब है, जिसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे कण होंगे, वो जो है रेड एंड येलो सॉइल अगर फाइन ग्रेन्ड होगी तो ये बहुत फर्टाइल होती है। लेकिन अगर इसके कंकर पत्थर या पार्टिकल्स जो ग्रैन्यूल्स होंगे सॉइल के, अगर वो बड़े साइज के होते हैं तो ये थोड़ी सी अनफर्टाइल भी हो सकती है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया है। रेड सॉइल अभी तक हमने किया है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल। नेक्स्ट सॉइल है आपकी लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है इस वर्ड को, जिसका मतलब है ब्रिक। अब इसको जानिए कि ब्रिक क्यों कहा जाता है। देखिए, लेटराइट सॉइल जो है वो आपको सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल दोनों ही एरियाज में मिलती है इंडिया के। लेटराइट सॉइल आपको वहां मिलेगी जहां पे लीचिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा होता है। और लीचिंग प्रोसेस का क्या मतलब है, हैवी रेनफॉल की वजह से, जहां भारी बारिश होती है वहां पे ये सॉइल बनती है। भारी बारिश होने की वजह से जो आपकी अपर लेयर ऑफ द सरफेस है वो रिमूव हो जाती है, वॉश अवे हो जाती है, और नीचे का जो रॉकी पार्ट है, जो हार्ड पार्ट है, वो एक्सपोज हो जाता है। अब हार्ड पार्ट है तो वो ब्रिक की तरह ही लगेगा ना, ईंट भी ब्रिक होती है, हार्ड होती है, ब्रिक भी हार्ड होती है, तो वो जो नीचे का रॉकी पार्ट है वो एक्सपोज हो जाता है, वो भी ब्रिक, इसलिए वहां से वो नाम निकल के आया है ब्रिक, द लैटिन वर्ड विच मीन्स ब्रिक, राइट। और ये सॉइल क्योंकि हार्ड है, हार्ड सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती। इसके फीचर्स देखेंगे एक बार। लैटिन वर्ड विच मीन्स लेटर मीन्स ब्रिक। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट का क्या मतलब है, जैसे इंडिया आपने देखा ना कि वहां पे दोनों ही तरह के टेम्परेचर्स प्रिवेल करते हैं, एक्सट्रीमली हॉट भी, एक्सट्रीमली कोल्ड भी, और साथ में कोस्टल मॉडरेटिंग इफेक्ट भी आपकी कंट्री में रहता है। दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, राइट। दिस सॉइल रिजल्ट्स इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर की सॉइल जो है वो रिमूव हो जाती है और नीचे का पार्ट एक्सपोज हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, लीचिंग। और क्योंकि ये हैवी रेनफॉल के एरियाज में होती है तो मोस्टली डीप टू वेरी डीप, एसिडिक, जनरली डेफिसिट इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब जब भारी बारिश हो रही है, लीचिंग से बन रही है, तो जाहिर सी बात है ना कि भारी बारिश के साथ वो सारे न्यूट्रिएंट्स तो
वैसे ही वॉश अवे हो गए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं होती है। इट इज ह्यूमस रिच बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन, जहां पे इस सॉइल के ऊपर वेजिटेशन कवर रहेगा वहां पर इसका ह्यूमस कंटेंट भी अच्छा होता है, क्योंकि हमने फैक्टर्स में पढ़ा है ना कि वेजिटेशन और एनिमल लाइफ जहां पे अच्छी है तो वहां पे ह्यूमस भी अपने आप अच्छा बनता है। देन they are prone to erosion and degradation due to their position on the landscape। ये बनती ही लीचिंग या इरोजन के प्रोसेस से है, क्योंकि ये लैंडस्केप जो जिस लैंडस्केप पे बनती है वहां पर आप देखोगे कि ज्यादा इरोजनल एक्टिविटीज रहती है। तो ये है आपकी फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज लेटराइट सॉइल। एंड देन नेक्स्ट सॉइल इज योर एरिड सॉइल। एरिड सॉइल मीन्स एरिड रीजन, जो कि आपकी डेजर्ट एरिया की सॉइल है। आप ये देखिएगा रेगिस्तान में जिस तरीके की सॉइल मिलेगी आपको, रेगिस्तान में वैसे तो देखिए हमें सैंड मिलती है, लेकिन कंप्लीट राजस्थान तो डेजर्ट नहीं है ना, आपका वन पार्ट ऑफ योर स्टेट इज सेमी डेजर्ट एंड वन पार्ट इज कंप्लीटली डेजर्ट, राइट। तो जहां पे वेजिटेशन आपको थोड़ी बहुत मिल रही है वहां पे आपको इस तरीके की सॉइल देखने को मिलेगी। अब इस तरीके की सॉइल किस वजह से है? एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, नंबर वन। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। सैंडी इन टेक्सचर मतलब कि अगर आप आप इस मिट्टी को भी अगर हाथ में उठाओगे तो ये मिट्टी भी आपको एक टाइम के बाद जो है, अगर आप इसको इस तरीके से खोलने की कोशिश करोगे तो जर्जरी होने पर ये सैंड की तरह ही आपको दिखेगी, जो अभी आपको यहाँ पे मिट्टी, प्रॉपर मिट्टी लग रही है। एक्चुअली ये सैंडी ही है, इसमें सैंड कंटेंट जो है ज्यादा रहता है। और दूसरा ये सलाइन है नेचर में, इसमें सॉल्ट कंटेंट आपको बहुत मिलेगा। अब सॉल्ट कंटेंट क्यों ज्यादा है? क्योंकि एरिया ऑफ स्कैंटी रेनफॉल, जहां बारिश कम पड़ रही है, स्कैंटी रेनफॉल है, मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है, जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो भी इवेपोरेट हो जाता है, तो पीछे क्या बच जाएंगे? सॉल्ट्स। इसलिए यहाँ पे सैलिनिटी जो है ज्यादा आपको नजर आएगी। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई, इतना हाई होता है कि इवेपोरेशन के बाद वहां पर सॉल्ट जो है वो जमा कर लिया जाता है और उसको अलग पर्पस के लिए, सेलिंग के लिए मार्केट में प्रोसेसिंग के बाद उसको हम बेचते भी हैं। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड सॉइल लैक्स इन द ह्यूमस एंड मॉइस्चर। आपने देखा है कि डेजर्ट एरिया में वेजिटेशन किस तरीके की होती है, या आपको पता है कि उस वेजिटेशन को क्या एक टर्म हम देते हैं? आप देखोगे कि जब भी आप कैक्टस की अगर हम बात कर ले, कैक्टस को अगर आप अपरूट करोगे तो उसकी जो जड़ें है वो बहुत गहरी होती है जमीन में, क्योंकि यहाँ की जो वेजिटेशन है, डेजर्ट एरिया की जो वेजिटेशन है, उसको मॉइस्चर जमीन के ऊपर से नहीं, जमीन के अंदर से खींचना होता है। तो इसको हम जेरोफेटिक वेजिटेशन कहते हैं, जिसकी सकलेंट रूट्स होती है जो कि मॉइस्चर को जमीन से खींचती है। तो ह्यूमस और मॉइस्चर की तो यहाँ पे बात ही खत्म हो जाती है। द लोअर हॉरिजॉन ऑफ द सॉइल जो है, इसका जो नीचे वाला पार्ट रहता है सॉइल का, वहां पर आपको बड़े बड़े कंकर पत्थर मिलते हैं जो कि इन्फिल्ट्रेशन जो है पानी की इंक्रीज करते हैं। कैल्शियम कंटेंट जो है इसका बढ़ जाता है और ये कंकर लेयर जो है बॉटम हॉरिजॉन में, इट रिस्ट्रिक्ट्स द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर। पानी को जो है ये अंदर की तरफ खींच के रखते हैं, ऊपर की तरफ नहीं निकलने देते, राइट। तो लेकिन आप फिर भी देखिएगा कि एक स्कोप जो है वो यहाँ पे फिर भी अवेलेबल है कि अगर राजस्थान की तरफ इरिगेशन फैसिलिटी मिले तो क्रॉप को एक अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। और ये आपने रिसेंट ईयर में देखा भी होगा, जब से ये कैनल सिस्टम यहाँ पे शुरू हुआ है तो बहुत सी ऐसी क्रॉप्स है जो राजस्थान जैसे एरिया में उगाई जा रही है। क्लियर? Then we have the last type of soil, that is your mountain soil। दिख रही है आपको, माउंटेनियस रीजन दिख रहा है, और आप ये भी देख पा रहे हो कि किस तरीके से माउंटेन्स की वेजिटेशन भी वेरिएट करती है, राइट। सिंपल सी बात को हमने यहाँ पर समझना है कि आपकी जो माउंटेन्स है, इफ दिस इज योर माउंटेन, आप ये मान के चलिए कि पूरी की पूरी माउंटेन में आपको एक तरह की वेजिटेशन नहीं मिलेगी, बिकॉज जिस तरीके से आपका क्लाइमेट या आपकी वेदर कंडीशंस वेरिएट करती है माउंटेन्स में,
उस तरीके से आपका जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका सॉइल टाइप भी चेंज होता जाता है। आपका टेम्परेचर किस हिसाब से बढ़ता है, आप देखो ना कि जैसे जैसे आप माउंटेन्स में ऊपर की तरफ यू गो हायर इन द माउंटेन रीचेस, तो आपका टेम्परेचर जो है वो फॉल होता जाता है, जिसको लैप्स रेट कहा जाता है। 165 meters of ascend in the altitude and the temperature falls by 1 degree Celsius, right? तो इसी तरीके से माउंटेनियस सॉइल के बारे में भी आपने ये जानना है कि जिस तरीके से आपका एल्टीट्यूड में वेरिएशन आएगी उसी तरीके से आपकी माउंटेनियस टाइप ऑफ वेजिटेशन भी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि टाइप ऑफ सॉइल चेंज हो रहा है, और जितना आप लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड में जाओगे उतना आप नोटिस करोगे कि आपकी वेजिटेशन कवर जो है वो कम होती चली जा रही है। और एक टाइम आपका ऐसा आएगा जहां पे स्नो कवर आपको कंप्लीटली मिलेगा, ग्लेशियर्स मिलेंगे, और उस बर्फ के नीचे अगर आप देखोगे तो आपको कोई बहुत बड़े बड़े वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं, वहाँ पे आपको सिर्फ मॉसेस एंड लाइचन्स की ग्रोथ जो है वही देखने को मिलेगी। और जो आपका सॉइल टाइप है वो वेरिएट करेगा। अभी आप देखो, आप लोअर एल्टीट्यूड स्टेट्स जैसे कि हिमाचल प्रदेश से जब आप जम्मू एंड कश्मीर की तरफ शिफ्ट होते हो तो आप देखोगे कि वेजिटेशन जो आपके पेड़ है उनकी जो हाइट है वो डिफरेंट होनी शुरू हो जाती है। या फिर अगर आप एक ही रीजन की अलग अलग हाइट के एरिया में जाओगे तो आप देखोगे कि जितना आप हाइट पे जा रहे हो उतना आपका वेजिटेशन कवर जो है वो कम होता चला जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे यहाँ के सॉइल टाइप के। These soils are found in the hilly and mountainous region where sufficient rain forests are available. तो ये वहां बनती है सॉइल जहां पर अच्छी खासी फॉरेस्ट अवेलेबल होगी, क्योंकि जितना भी ट्विग, डेड एंड डीके मटेरियल ऑफ द वेजिटेशन एंड एनिमल टाइप जो भी जमीन में जाएगा वो सड़ेगा, गलेगा और ह्यूमस को बनाएगा। Second, the soil texture varies according to the mountain environment where they are formed and the altitude. ये बात मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाई है कि वेरिएट करता है। They are loamy, silty in the valley side and coarser grained in the upper slope. अब क्या मतलब है इस बात का कि जब सॉइल की डिपोजिशन हो रही है, इस तरीके से आपकी वैलीज होती है ना, तो आपने कभी देखा है कि वैली में जो रिवर फ्लो करती है तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपको सॉइल टाइप नजर आएगा ना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी फाइन टेक्सचर्ड, क्योंकि आपकी जो डिपोजिशन है वो किस हिसाब से होती है, जो आपकी रिवर की कैरिंग कैपेसिटी है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। रिवर जो है बड़े बोल्डर्स को ऊपर छोड़ती है क्योंकि वो उसको आगे नहीं ले जा पाती, लेकिन जो छोटा मटेरियल है वो तो पानी में सस्पेंडेड फॉर्म में ही कहीं तक चला जाता है। तो आपका जो रिवर वैली का जो फ्लोर होगा वहां पर आपको फाइन मटेरियल मिलेगा सॉइल की फॉर्म में, जबकि जो आपके हायर एरियाज होंगे वहां आपको बड़े बोल्डर्स मिलेंगे आपकी सॉइल फॉर्म में। वही कॉन्सेप्ट आ गया कंकर, बांगर एंड खादर एरिया का। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ रहा है। उसके बाद आप देखिएगा, इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ द हिमालयाज दीज सॉइल एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विद ह्यूमस लो कंटेंट, राइट? ह्यूमस कंटेंट इसमें लो हो जाता है और एसिडिक होती है। एसिडिक का क्या मतलब है? स्नो कवर्ड एरिया, जो एरिया बर्फ से ढका रहेगा वहां का जो सॉइल टाइप है वो एसिडिक होगा और उसमें ह्यूमस कंटेंट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बर्फ का जो पानी है वो कॉन्टिन्यूसली सीप हो रहा है और वो पानी जब बह जाता है तो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को भी ले जाता है, इसलिए सॉइल टाइप जो है वहां पर एसिडिक होगी नेचर में। लास्ट, the soil found in the lower parts of the valley, particularly on the river terraces and alluvial fans, are very fertile. जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया, या फिर आपके जो फ्लड प्लेन्स का कॉन्सेप्ट होता है कि रिवर जब अपने बैंक्स को ओवरफ्लो करती है, फ्लड प्लेन्स क्रिएट होते हैं ना वहाँ पे, तो वो सॉइल जो है वहाँ पर फाइन सॉइल को जो है साइड पे डिपॉजिट करती है। तो जो आपका वैली फ्लोर होगा या फिर आपका जो रिवर की एजेस होंगी, फ्लड प्लेन एरिया होगा, वो हमेशा ही आपको बहुत ज्यादा फर्टाइल मिलेगा। आपने रिवर डेल्टा के बारे में भी सुना है ना कि वहां पे आप देखो किस तरह से यूनिफॉर्म हो जाता है बिल्कुल एरिया। तो डेल्टा जो है कब बनता है?
जब बिल्कुल स्लोप यूनिफॉर्म है और पानी जो है, रिवर जो है, अपनी कैपेसिटी को टोटली खो चुका है, अब वो इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं ले जा सकता, तो आपको सबसे फर्टाइल और जो बिल्कुल छोटे छोटे मिट्टी के कण होंगे वो आपको डेल्टा में मिलेंगे, जहां पर जिसमें रिवर जो है सी से मिलने से पहले सारे अपने जो वेदर्ड मटेरियल को साथ लेकर आई है उसको वहां पे डिपॉजिट कर देते हैं। तो डेल्टा जो है वो सबसे फर्टाइल रीजन कहलाता है। इज इट क्लियर? उसी तरीके से वैली भी आपका जो लास्ट पॉइंट है ना, दो माउंटेन्स के मिलने का लास्ट पॉइंट है, तो वहां पर भी आपका जो है सॉइल कंटेंट सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी का होगा और बहुत ही फर्टाइल सॉइल आपको वहां पर मिलेगी। आई होप ये क्लियर हो गया। हमने कितने टाइप की सॉइल्स की है? सबसे पहले एलुवियल सॉइल, देन ब्लैक सॉइल, then red soil, red and yellow soil, laterite soil, arid soil, and lastly the mountainous type of soil. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है सॉइल की रेफरेंस में, वो है आपका सॉइल इरोजन। जैसे हमने लैंड एज अ रिसोर्स पढ़ा था, फिर हमने लैंड डिग्रेडेशन, लैंड की रेफरेंस में प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा था, वैसे ही आप देखिए सॉइल के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसे कहा जाता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को अगर हम डिफाइन करें 1 मार्क या 2 मार्क में आपको ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सॉइल इरोजन क्या होता है? वॉशिंग अवे ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, क्योंकि सॉइल तो टॉप मोस्ट लेयर ही है ना, तो वॉशिंग अवे ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल विच कंटेन ह्यूमस बाय डिफरेंट फैक्टर्स, उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। जब आपकी टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, जिस सॉइल की लेयर को बनने के लिए सदियां लग जाती है, उसको वॉश अवे होने के लिए हमारी नेग्लिजेंस की वजह से वॉश अवे होने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। एक भारी बारिश और आपकी सॉइल की सॉइल निकल जाएगी। इसलिए सॉइल को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे, पहले हम प्रॉब्लम को डील कर ले। सो डेफिनेशन, वॉशिंग अवे ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल बाय एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन। अब नेचुरल प्रोसीजर है, वेदरिंग हो रही है तो इरोजन भी होगा, राइट और डेन्यूडेशन के एजेंट्स है, जैसे आपका रनिंग वाटर है, आपका विंड है, आपके ग्लेशियर्स है, आपका सी वेव्स है, और आपकी ह्यूमन फैक्टर्स भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस तो होना है, लेकिन अगर ये अनइंटरप्टेड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जहां से इरोजन हो रही है तो वो कहीं डिपोजिशन भी तो हो रही है ना, सॉइल वहां बनेगी। लेकिन जब इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। तो सॉइल इरोजन जो है वो लाजमी है होना, लेकिन जब ह्यूमंस उसको एग्रवेट करते हैं प्रॉब्लम तब शुरू होती है। और किन एक्टिविटीज से एग्रवेट करते हैं? कौन सी एक्टिविटीज है जो सॉइल इरोजन को बढ़ाती है? नंबर 1, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का काटना। अब देखो पेड़ों में कितनी क्षमता है। सबसे पहले तो अपने आप में लंग्स ऑफ द सिविलाइजेशन कहा जाता है आपके जंगलों को। क्लियर? आपके रेनफॉल को कंट्रोल करते हैं, आपके फ्लड की वेलोसिटी को जो है वो कोई और फैक्टर नहीं कंट्रोल करता। आपकी जंगल जो हैं वो फ्लड आने से एक जगह में रोक सकते हैं। अगर पेड़ होंगे तो आपका बाढ़ का पानी जो है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, डैमेज कम हो सकता है, लेकिन अगर पेड़ नहीं होते तो वही डैमेज जो है दुगना हो जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन जैसी एक्टिविटीज से सॉइल इरोजन की एक्टिविटीज बढ़ जाती है, क्योंकि जो पेड़ों की जड़ें हैं वो सॉइल को इंटैक्ट रखने में मदद करती हैं, और इस तरीके से सॉइल जब वॉश अवे हो जाती है तो फिर इरोजन लार्ज स्केल अकर करती है। सेकेंड है आपका ओवर ग्रेजिंग। हमने लैंड एज अ रिसोर्स में भी पढ़ा कि ओवर ग्रेजिंग में एनिमल्स जो है अपरूट करते हैं ग्रास को, जिसकी वजह से लार्ज स्केल सॉइल जो है वो ढीली हो जाएगी, लूज हो जाएगी, एंड देन इट इज कैरिड अवे। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज। अब देखो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में हम लार्ज स्केल डैमेज कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्पेशली जब आप हिली एरियाज की बात करते हो, हिली एरियाज में आपने देखा है कि कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स कभी ठीक होती ही नहीं है। क्यों? आपने एक सीजन लगा के रोड्स मेंटेन की, मॉनसून आया, सारे के सारे पहाड़ नीचे, आपकी फिर सड़कों की हालत वहीं की वहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन के नाम पे थोड़े एरियाज को नहीं काट रहे, हम पूरे के पूरे पहाड़ों को काट रहे हैं। और हम काट कैसे रहे हैं? एक्सप्लोजन करते हैं, बॉम्ब्स करते हैं, एक्सप्लोड करते हैं हम उन पहाड़ों को। तो जाहिर सी बात है कि लैंडस्लाइड में
या इरोजन में कोई पार्ट ऑफ लैंड नहीं खिसकता, अब तो पूरे के पूरे हिल्स ही खिसक जाती हैं, राइट। Then next is natural forces like wind, glacier, water lead to soil erosion. Natural forces का तो काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम इन फैक्टर्स की वजह से सॉइल इरोजन कर रहे हैं, प्रॉब्लम वहां पर अकर करती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, सॉइल इरोजन विद रेफरेंस टू सॉइल एज अ रिसोर्स। और सॉइल इरोजन की वजह से क्या प्रॉब्लम्स फर्दर होती है। सॉइल इरोजन जब हो रही है दैट मीन्स वॉशिंग अवे ऑफ द सॉइल ना, तो एक इसमें एक टोपोग्राफी क्रिएट होती है जिसे कहते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी। बैडलैंड टोपोग्राफी मतलब कि आपके जो प्रॉपर लैंड है जिसको आप यूटिलाइज कर रहे थे, अब वो यूज करने लायक नहीं रहेगी। सॉइल इरोजन कितने टाइप की होती है। रनिंग वाटर कट across the clay soils and makes deep channels जिनको गलीज कहा जाता है। I'll show you the picture also, then you'll get to know much better, right? कि पानी आपने देखा है बारिश होने के बाद जो है नदी नाले से बन जाते हैं, उन्हें गलीज कहा जाता है। जब ये बहुत लार्ज स्केल पे अकर करती है तो फिर डिस्ट्रक्शन होती है, छोटी मोटी गलीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन, इसको कहा जाता है बैड लैंड टोपोग्राफी। इन चंबल बेसन सच लैंड आर कॉल्ड रिवाइन्स। ये दोनों तीनों आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है। गलीज क्या होता है, बैड लैंड टोपोग्राफी क्या होती है, रिवाइन्स क्या होती है। टाइप्स ऑफ इरोजन की अगर हम बात करें तो आपके वैसे तो 6 to 7 टाइप ऑफ इरोजन है, लेकिन आपकी बुक में जो दिया हुआ है हम सिर्फ वहीं तक रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। गली इरोजन, वही जो गलीज बन जाती हैं हेवी डाउनपोर ऑफ वाटर के बाद में। तो ये गलीज जब बड़ा साइज ले लेती है, तो आपने देखा है बीच में कुछ एक रील्स आनी शुरू हुई थी फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे भी, हमने देखा कि पूरा का पूरा लैंड ही जो है खिसक गया है बीच का पार्ट, तो वो गलीज बन गई है। देन समटाइम जब यही सॉइल इरोजन एक लार्जर पार्ट को कवर कर रही है, मास इरोजन हो रही है, पूरे के पूरे पहाड़ की सॉइल बहकर नीचे आ रही है, तो हम इसे कहते हैं शीट इरोजन। और जब हवा अपने साथ सॉइल को बहकर बहाकर ले जाती है उसे कहते हैं विंड इरोजन। क्लियर है आपको इरोजन की प्रॉब्लम एंड देन उससे रिलेटेड टोपोग्राफी जिसको बैडलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है एंड टाइप्स ऑफ इरोजन्स। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा कि सॉइल इरोजन किन वजह से मेनली अकर करती है। कुछ पॉइंट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ एक और देख लेते हैं। सॉइल इरोजन इज कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, प्लॉइंग इन द रॉन्ग वे and slope forms channel, quick flow of the water, plowing. Western and central Himalayas have well developed terrace farming. Large fields can be divided into strips. Strips of grass are left to grow between the crops. This breaks up the force of the wind. This method is also known as strip cropping. ये टॉपिक हम अभी लेते हैं जब हम कंजर्वेशन की बात करेंगे, राइट। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। सॉइल एज अ रिसोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल and soil की problem, that is soil erosion and reasons for soil erosion to occur। अभी हमारा ये आप शीट इरोजन, गली इरोजन एक बार देख लीजिए। ये देखिए किस तरीके से लैंड जो है बीच में से टूट गया है और गलीज बनी हुई है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। दिस इज योर गली इरोजन। अब जब इस पूरे ही एरिया की सॉइल वॉश अवे हो जाएगी, दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ ये छोटा सा एरिया, ये पूरे एरिया के का सॉइल कवर रिमूव हो जाएगा, तो उसे कहा जाएगा शीट इरोजन। जब बड़ा मास इरोजन आकर करती है उसे हम शीट इरोजन कहते हैं या फिर मास इरोजन भी कहते हैं। एंड देन विंड इरोजन, ये देखिए कितना सुंदर फीचर है, रॉक जिसको कि मशरूम शेप्ड रॉक कहा जाता है, ये डेजर्ट एरिया में फीचर बनता है। ये कैसे बना है कि विंड की वेलोसिटी जो है मैक्सिमम इस लेवल तक रहती है, तो जितना पार्ट इरोड अवे हो गया है वहां पर नैरो है, बाकी का आपका ब्रॉडर है, बेस भी और सरफेस भी। तो रॉक शेप फीचर्स, इस तरीके के फीचर्स जो है हवा की इरोजन की वजह से बनते हैं। क्लियर। ये था आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरोजन्स। नाउ स्टेप्स टू कंजर्व, क्योंकि हमने सब कुछ इसी तरीके से पढ़ा। पहले हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, वहां पे हमने रिसोर्स की कंजर्वेशन जानी, देन लैंड एज अ रिसोर्स पढ़ा, तो रिसोर्सेज स्टेप्स फॉर लैंड कंजर्वेशन, एंड देन लास्टली स्टेप्स टू कंजर्व योर सॉइल।
एफॉरेस्टेशन, अगेन एंड अगेन दिस इज कमिंग, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन सही मायने में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो डिफॉरेस्टेशन का ऑपोजिट एफॉरेस्टेशन करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा जंगल उगाने हैं। काउंटूर प्लॉइंग, काउंटूर प्लॉइंग या फिर टेरेस कल्टीवेशन। आप देखिएगा जो हिली एरियाज होते हैं, क्योंकि वहां पे स्लोप ऐसी है तो वहां सॉइल इरोजन होने के चांसेस भी ज्यादा है, राइट। प्लेन्स में अगर सॉइल होगी तो जो सॉइल यहाँ से रिमूव हुई है वो यहाँ रुक जाएगी, यहाँ से रिमूव हुई है यहाँ रुक जाएगी, यहाँ से रिमूव हुई है यहाँ रुक जाएगी। एक स्टेज में सॉइल इरोजन होती है, लेकिन जब हम माउंटेनियस रीजन की बात करते हैं तो सॉइल गेट्स वॉश्ड अवे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कॉन्टूर प्लॉइंग करें। कॉन्टूर प्लॉइंग क्या होती है? जो ढलान है उसके ऑपोजिट आप अपने खेतों को बनाएंगे। टेरेस्ड फार्मिंग आपने देखा है किस तरीके से मतलब जब आप अगेंस्ट द स्लोप अपने खेत बनाते हैं, प्लॉइंग करते हैं, तो उसे कॉन्टूर प्लॉइंग कहते हैं। और जब आप अपने खेतों में इस तरीके के स्टेप्स बनाते हैं तो इसे टेरेस्ड फार्मिंग कहा जाता है। टेरेस्ड फार्मिंग का क्या फायदा है? यहाँ से सॉइल वॉश हुई, यहाँ रुक गई, यहाँ से वॉश हुई, यहाँ रुक गई, यहाँ से वॉश हुई, यहाँ रुक गई, तो ये भी स्टेजेस में सॉइल वॉश अवे हो रही है, लार्ज स्केल इरोजन अकर नहीं करेगी। नेक्स्ट है आपका स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो शेल्टर बेल्ट के लगभग सेम होती है। कि स्ट्रिप फार्मिंग में क्या होता है, इस तरीके की फील्ड है, इसमें स्ट्रिप्स में इस तरीके से फार्मिंग की जाती है। अब इसका क्या फायदा है? यहाँ पर आपके जो प्लांट्स उगाए गए हैं उसकी सॉइल जो रिमूव होगी वो इस एरिया में आके फंस जाएगी। यहाँ के प्लांट्स की सॉइल यहाँ रुक जाएगी, यहाँ के प्लांट्स की सॉइल यहाँ रुक जाएगी। तो स्ट्रिप फार्मिंग जो है इस तरीके से सॉइल इरोड होने से बचाती है। नेक्स्ट है आपकी शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स मैंने आपको डेजर्ट की रेफरेंस में भी बताया था, और यहाँ पर अगर आप इसके बीच में प्लांटेशन करेंगे, जो आपका क्रॉप है उसके साथ में जब आप यहाँ पर प्लांटेशन करते हैं तो वो सॉइल को आगे बहने से रोकता है। ये भी आपके शेल्टर बेल्ट्स और स्ट्रिप फार्मिंग ऑलमोस्ट सेम है। एक प्रोटेक्टिव जो कवर देते हैं हम हमारी क्रॉप्स को, ताकि सॉइल जो है वो वॉश अवे ना हो। लास्ट है आपका चेकिंग ओवरग्रेजिंग। बहुत ज्यादा रिपीट हो गया। ओवरग्रेजिंग मीन्स कि हमें जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है उनको घास जो है वो एक लिमिट तक खाने देनी है। जब वो अपरूट करेंगे तो फिर सॉइल लूज हो जाएगी एंड देन इट विल बी कैरिड अवे। सो इट विल बी कैरिड अवे, राइट। सो हमने कंजर्वेशन ऑफ जो सॉइल है उसमें आपको प्रॉब्लम की रेफरेंस में 3 मार्क्स और सजेशन की रेफरेंस में 2 मार्क्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है, या फिर कंप्लीट क्वेश्चन भी आ सकता है 5 मार्क्स में ही कि क्या सजेशन है आपके सॉइल को कंजर्व करने के लिए। एक बार क्विकली इस चैप्टर को वाइंड अप कर लेते हैं हम जल्दी से सारी ही पार्ट्स को। सबसे पहले हमने रिसोर्सेज को जाना, उसकी इंपॉर्टेंस को जाना, डिफाइन किया डेवलपमेंट क्या होती है, क्यों रिसोर्सेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाई डू वी नीड टू डेवलप देम। उसके बाद हमने उसको क्लासिफाई किया। क्लासिफिकेशन में हमने बेसिस दिए कि किन बेसिस पे हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि बायोटेक रिसोर्सेज आपके ओरिजिन के बेसिस पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, देन आपके स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे, ओनरशिप के बेसिस पे। क्लासिफिकेशन के बाद हमने रिसोर्सेज की प्लानिंग के बारे में जाना और हमें रिसोर्स प्लानिंग में कौन से 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद हमने लैंड एज अ रिसोर्स को किया, यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज या पैटर्न ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न्स, एंड देन लैंड से जुड़ी प्रॉब्लम डिग्रेडेशन, एंड देन उसकी कंजर्वेशन। लास्ट टॉपिक में हमारा सॉइल कवर हुआ है। सॉइल रिसोर्स क्यों कहलाता है, उसे कंजर्व करना क्यों जरूरी है, different types of soil found in our country, उनके characteristics, and lastly conservation program of soil. Thank you very much. This was your first chapter, Resources and Development Geography. Till then, take care and God bless you all.